Hello students, welcome to the Chennai classroom. Now assignment number second, question number 1. ठीक, question number 1 देखो. There are m apples and an orange to be placed in a line such that the extreme fruits being both orange, let P denotes the number of arrangement of the fruits of the same species are different, and Q is the corresponding figure when the fruits of the same species are alike, then the ratio P by Q has the value. Okay, so in both the cases एक्सट्रीम फ्रूट क्या है? ऑरेंज है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज आएगा, यहाँ भी ऑरेंज आएगा. ठीक है, तो पहला केस तो बोला गया है पी नंबर ऑफ वेज. किसको बोला गया है? जब फ्रूट्स जो है सारे डिफरेंट है, मतलब सेम एप्पल से वो भी डिफरेंट है, ऑरेंज वो भी डिफरेंट है. ठीक है, तो इन पोजीशन पे ऑरेंज आना चाहिए. यदि फ्रूट्स डिफरेंट है तो इनमें एन में से हमने 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लिए इस पोजीशन पे, इन पोजीशन के लिए. ठीक है, अब 2 फ्रूट सेलेक्ट करने के बाद इस पोजीशन पे रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल. अब आपके पास m एप्पल्स बचते हैं और n माइनस 2 ऑरेंज, तो सभी का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल. मतलब सारे के सारे डिफरेंट है और कितनी प्लेसेस बची? m प्लस n माइनस 2 यहाँ से यहाँ तक, तो उनका अरेंजमेंट ये हो गया. अब मान लो जो सेम वैरायटी के, जो सेम स्पीसीज के फ्रूट्स है वो आइडेंटिकल है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर हमें ऑरेंज रखना है, तो 2 ऑरेंज कोई भी सेलेक्ट कर ले, एक ही तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उसको हमने रख दिया. अब हमारे पास कितने फ्रूट्स बच जाते हैं? m प्लस n माइनस 2, जिसमें m एप्पल से और n माइनस 2 ऑरेंज है. तो इनका अरेंजमेंट होगा m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. कारण कि m आइडेंटिकल, n माइनस 2 आइडेंटिकल. आगे बात समझ में? तो दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया p बाई q. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा the number of ways in which 5x can be placed in the squares of the figure so that no row remains empty. फाइव एक्स है आपके पास. ठीक है, ठीक है भैया. अच्छा, हम इसमें बाइजेक्शन लगाएंगे. सबसे पहले आपके पास कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 एंड 9 बॉक्स. तो सब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 9 से 5, कि 9 में से कोई 5 सेलेक्ट कर लो, उसमें 5x रखने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि सारे आइडेंटिकल एक्स अलग अलग होते तो बात अलग थी, है ना. यहाँ पे एक्स आइडेंटिकल, तो 9 में से 5 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, उनको रख दिया, है ना. उसने क्या बोला है कि कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए. तो हम बाइजेक्शन लगा रहे हैं, तो टोटल में से हम वो केस माइनस कर देंगे जब कम से कम एक रो खाली रह रही होगी. तो मान लो ए में कोई भी एक्स नहीं गया, तो आपके पास कितने बॉक्स बचे? 1 2 3 4 5 6 7. तो इन 7 में से कोई भी मैं 5 बॉक्स ले लो, 5 जगह ले लूं, तो ये हमेशा खाली रहेगा. अच्छा, कभी इसमें ऐसा हुआ कि बी भी खाली हो जाए या सी खाली हो जाए एक के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 4 एक्स आ सकते हैं. तो 5वां एक्स इधर आया और इधर 3 एक्स आ गए, तो 2 इधर जाना ही पड़ेगा. तो ए ही खाली रह सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब हमने बोला है कि ए खाली रह जाए, सिर्फ और सिर्फ ए खाली रहे. तो इन 7 में से 5 बॉक्स कोई से भी ले लो, उनमें एक्स रख दो, तो ए ही खाली रहेगा. ए के साथ और कोई खाली नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 5 एक्स है और यहाँ मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, तो एक यहाँ जाना ही पड़ेगा. यहाँ 3 जा सकते हैं, तो यहाँ कम से कम एक जाएगा, तो वो खाली नहीं होगा. माइनस बी खाली हो जाए और कौन सा? सी खाली हो जाए. ये 3 ही केस बनेंगे आपके. बी खाली हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 बॉक्स ले लो. सी खाली रह रहा है तो 5 में से 5. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम दो रो खाली रह जाए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. मतलब इन दोनों को लेता हूं तो यहाँ 4 एक्स जाएंगे, एक एक्स तो कहीं ना कहीं जाने पड़ेगा. तो 9 से 5 आपका हो गया 9 8 7 6. ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 3 2 1 माइनस 7 से 5 हो जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2, ये 6 और ये 1, तो ये 8 और ये 2, तो ये हो गया 18 इंटू 7.
ठीक है, 135 माइनस ये हो गया 21 7, सो 135 माइनस 28 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम, कितना हो रहा है ये देखो। एक मिनट, यहाँ पर ये 6 होगा ना, और 1 to 6 होगा ये, तो 28, तो ये हो गया 8 और 11 माइनस 2 9, सो आंसर इज 98। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज टेकिंग 3 लेटर्स टुगेदर। Number of permutations which can be formed out of the letters of the word series taking 3 letters together. ठीक, 3 लेटर साथ में लेके उनका परम्यूटेशन करना है। मतलब हमें आपसे ये बोला गया है कि 3 लेटर्स के कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, लेटर्स आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पर एस आर आई, एस आर आई, ये कितने हैं? एक एक है, और ई नहीं, एस कितने हैं? 2, ई कितने हैं? 2, और आर और आई एक एक है। ठीक है, ये है। तो आपको 3 लेटर लेके उनको परम्यूट करवाना है। तो अब 3 लेटर कैसे ले सकते हो भाई? तीनों सेम हो जाए तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि 3 लेटर आपके पास सेम नहीं है। 2 सेम, एक डिफरेंट हो जाए, क्या ये हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या बचता है कि तीनों डिफरेंट हो जाए, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं होगा। तो 2 सेम, तो इन दोनों में से कोई भी एक्स बॉक्स ले लो, तो 2C1, या तो हम दोनों एस उठा ले या दोनों ई उठा ले, आपके पास कितने ऑप्शन है? 2। ठीक है, अब एक डिफरेंट चाहिए। मान लो अब एक एस, 2 एस यहाँ पर आ गए, 2 सेम चाहिए ना, ये एस मतलब सेम लिखा हुआ है, अरे यहाँ पर ये सेम लिखा हुआ, वो एस अलग है। ठीक है, अब हमें एक डिफरेंट चाहिए, तो मान लो दोनों एस आ गए या दोनों ई आ गए, तो आर और आई और एक एस तो ले ही सकता हूँ ना, 2 एस है तो एक तो ले ही सकते हैं ना भाई। 2 मान लो ई आ रहा है तो एक एस तो ले ही जा सकता है, तो 3 में से एक ले लो। इनका परम्यूटेशन क्या होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, की 2 आइडेंटिकल, इधर तीनों डिफरेंट चाहिए, तो आर आई, और 2 एस है तो एक तो ले ही सकते हैं, और 2 ई है तो एक तो ले ही सकते हैं। इन 4 में से आप 3 ले लो, उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 2 9 into 18, और ये 624, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 242। तो टोटल नंबर ऑफ 42 आपको वर्ड्स मिलेंगे जो 3 लेटर्स के हैं, और जो लेटर्स कहाँ से आए हैं? यहाँ सीरीज से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इसने? नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिफरेंट नंबर्स इन एपी, 3 डिफरेंट नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, in AP can be selected from 1 2 3 and is okay। आपके पास नंबर्स दे रखे 1 से लेके n तक, हमें 3 डिफरेंट नंबर लेना है जो कि AP में हो। ठीक है, और n where n is being even or odd। ठीक, 3 डिफरेंट नंबर लेना है। मान लो वो XYZ है, ध्यान से सुनना, 3 डिफरेंट नंबर लेना है, तो वो ये हो सकता है कि 1 2 3 हो जाए। आप कुछ बोलेंगे कि सर 2 1 3 हो गया, अरे भाई 3 नंबर लेना है, उनको अरेंज नहीं करना है बस। आप तो 3 नंबर हाथ में दो, जैसे 1 2 3 आ गया, क्या ये एपी में है? क्या इनको कहीं बैठाना नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहने मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो जाए और ये 2 1 3 हो जाए, अरे एक ही बात है, नंबर 1 2 3 है बस, वो एपी में खत्म। अब 2 1 3 हो, 3 2 1 कुछ भी। ठीक है, तो यदि ये एपी में है, एक्स वाई जेड एपी में है, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 2y। अब 2y हमेशा एक इवन नंबर होगा, तो 2 नंबर का सम इवन कब होगा? जब दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। क्या ये बात समझ में आती है?
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर रहे हैं हम। x प्लस जेड शुड बी इक्वल्स टू 2y एंड दिस इज ई और इवन इवन या ऑड ऑड। ठीक है, अब 3 नंबर हमें डिफरेंट चाहिए। अब ऐसे समझो, यदि x y z जीपी में तो y क्या होता है, दोनों का मीन, मतलब दोनों के बीच का नंबर आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों डिफरेंट चाहिए, तो आप ये समझो कि x और z में डिफरेंट लूँ तो y भी डिफरेंट ही आएगा, और ये कंफर्म है कि y जो है x और z के बीच में आएगा, यदि हम नंबर यहाँ से ले रहे तो। क्या ये बात समझ में आती है? एपीजीपी याद है? ठीक है, तो दोनों ऑड हो जाए। अब दोनों ऑड 1 से लेके n तक कितने ऑड और कितने इवन है, ये आपका डिपेंड करेगा कि n इवन है या फिर n ऑड है। जैसे n में 10 ले लो तो 1 से लेके 10 तक 5 इवन है, 5 ऑड है, मतलब n/2 इवन ही ऑड। और यदि n में 9 ले लो तो आपके पास 5 ऑड है और 4 इवन है। तो इसीलिए यहाँ पर केसेस बनाना पड़ेगा वेयर n बीइंग इवन। ठीक है, n इज इवन। यदि n इवन है तो इसमें से n/2 ऑड होंगे एंड n/2 इवन होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अब बोलोगे n/2 ये तो इंटीजर नहीं है। अरे भैया, n इवन है तो n/2 इंटीजर ही आएगा, देखने जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, अब दोनों ऑड हो जाए, और दोनों ऑड और कैसे लेना है, डिफरेंट लेना है। अब आप समझो, हमने x और z, हमें क्या चाहिए, दोनों ऑड चाहिए, तो n/2 ऑड है, उनमें से 2 हमने कोई भी ले लिए। अब बात आती है y की, तो y लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आंसर इज नो, y लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब x और z, जैसे आपने ऑड लिया, मान लो 1 और 3 लिया, तो y अपने आप 2 आ गया। मैं 1 और 7 ले लूं तो y अपने आप 4 आ जाएगा, और वो डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि 1 और 7 के बीच का नंबर 4 है, तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकते वो। मतलब y x और z के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x और z डिफरेंट है। और x और z आप 1 से लेके n तक ले रहे हो, तो जो y है दोनों के बीच का नंबर आ रहा है, तो वो भी 1 से लेके n तक ही आएगा। ठीक है, तो y का लेने का तरीका एक। अब क्या हो सकता है कि दोनों इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाएगा तो n में से 2, सॉरी n/2 इवन है, उनमें से 2 फिर ले लो। और y को लेने का तरीका फिर से एक, जैसे मैं 2 और 8 ले लूं तो y अपने आप एडजस्ट हो गया 5। अब बोलोगे तो ऑड आ गया। अरे भैया, y की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो x और z की बात करें कि 2 ऑड है। तो ये नंबर ऑफ वेज आ गए आपके n/2 इंटू n/2 - 1 अपॉन में 2, ये भी सेम आएगा, तो 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया n इंटू n - 2/4। अब n यदि ऑड है तो क्या होगा? n यदि ऑड है तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ऑड कितने होंगे और इवन कितने होंगे। यदि n ऑड है, एग्जांपल ले लो, n मैंने 9 ले लिया, तो 1 से लेके 9 तक कितने ऑड है आपके पास? 5, और इवन कितने हैं? 4। और ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ऑड होंगे n/2, सॉरी n + 1/2। जैसे 9 लिया तो 10 + 1/2 5 ऑड, और ये हो जाएगा n - 1/2 इवन। तो इसमें भी ऐसा ही, हमें 2 ऑड लेना है, y अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। n + 1/2 में से 2 ऑड ले लिए, y लेने का तरीका एक ही, या फिर इवन ले लिए दोनों। तो ये वैल्यू हो गई n + 1/2 इंटू n - 1/2 प्लस n - 1/2 इंटू n - 3/2 तो यहाँ से कॉमन आ रहा है n - 1/2, और n + 1/2 n, तो ये हो गया 2n - 2/2 ये n - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये कब आया? जब n आपका ऑड था, और ये कब आया? जब n आपका इवन। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखो क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, a student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer, if he must answer at least three of the first 5 questions. Okay, total 13 questions है, जिसमें से उसको आंसर 10 क्वेश्चंस करना है, और कंडीशन ये है if he must answer at least 3 of the first 5 questions. Okay, first 5 और बचे कितने फिर 8।
तो इसमें से कम 3 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, देखो कुछ आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करना है, और जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है। सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ से इन 5 में से एग्जैक्टली 3 अटेम्प्ट करे, और बाकी कहाँ से करें, यहाँ से इधर से 2 अटेम्प्ट करे, सॉरी 4 अटेम्प्ट करे, बाकी 6 यहाँ से करे इन 8 क्वेश्चन में से, और 5 के 5 फर्स्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 5 इन 8 में से करे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। यहाँ से 5 में से 3 कोई से भी ले सकता है, और यहाँ पे अटेम्प्ट करना है ना। अब आंसर वो सही हो गलत है ऐसे उसकी बात नहीं करनी, ठीक है। प्लस ये वाला केस 5 में से 4 ले लिए और 8 में से 6 ले लिए, इधर 5 में से 5 ले लिए और 8 में से 5 ले लिए, सबको ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया। चलो केसेस, ये होगा आपका 10 इंटू 8 80 प्लस यस 5 इंटू 28 है ना, ये होगा आपका 8 और 7 28 इंटू 5, तो 140 हो गया ये तो, और ये आपका हो जाएगा 8 7 6 अपॉन ये 3 फैक्टोरियल 56, तो ये आपका आ गया 6 आंसर इज 276 टोटल नंबर ऑफ केसेस। सिंपल है, यहाँ से बोला कम से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन चाहिए, तो हमने 3 ले लिए, अब 4 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं इसमें, जो गलती नहीं होनी चाहिए, कि बोलेंगे कि भाई इन 5 में से आपने 3 ले लिए, ठीक है, और यहाँ कितने बचे आपके पास 2 और ये 8, तो टोटल हो गए 10। अब इनमें से हम कोई भी 7 ले लें, क्या बोलेंगे हैं कि इसमें से कम 3 चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से आप 3 ले लो, और 8 इधर बचे और 2 इधर बच गए, क्योंकि 3 लिए, तो टोटल कितने 10। अब उन 10 में से कोई भी 7 अटेम्प्ट कर लो तो 10 हो गए, और कंडीशन फुलफिल हो गई, कम से कम 3 चाहिए। बट ये गलत है, कारण उसका कारण ये है, मान लो इधर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है, और इधर 6 से लेके 13 तक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से सुनना भाई। मान लो 5 में से 3 मैंने क्वेश्चन जो लिए, 5 में से जो 3 क्वेश्चन लिए वो लिए मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4। अब जो 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें मान लो आपका आ गया 3 और 5, और बाकी कुछ क्वेश्चन इधर से, बाकी 5 इधर से आ गया, ठीक है। वो 5 कौन से आ गया, 6 से लेके मान लो 5 क्वेश्चन 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। अब 5 में से 3 में लूँ, उसमें मान लो क्वेश्चन 1 आ जाए, क्वेश्चन 3 आ जाए, क्वेश्चन 4 आ जाए, और 10 से 7 में इधर से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 आ जाए, और इधर 6 से लेकर 10 तक आ जाए। अब आप देखो कि इधर जो अटेम्प्ट किए उसने क्वेश्चन, और इधर जो अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, क्या सेम अटेम्प्ट किए हैं क्या, तो ये वाले केस तो रिपीट होंगे। भाई देखो इधर से 1 2 3 4 5 सारे 5 क्वेश्चन इधर भी आ रहे हैं, इधर भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ये सब सेम है इधर से, तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला तो रिपीट कर रहा है, जैसे अटेम्प्ट करेगा ये 10 क्वेश्चन, तो ये और ये तो रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ओवर काउंटिंग होगी, ठीक है। तो एक केस बता दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस में ओवर काउंटिंग आपकी होगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, the kindergarten teacher has 25 kids in her class. She takes 5 of them at a time to zoological garden as often she can without taking the same 5 kids more than once. Then the number of visits the teacher makes to the garden exceeds that of a kid. Okay. अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है कि 25 किड्स है, तो 5 को एट अ टाइम ले जा रही है ना टीचर, और वो 5 जो बंदे हैं, बच्चे जो है, वो 5 के 5 सेम नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मान लो पर्सन ABCDE है,
तो एक बार ABCD घूम के आ गए, तो फिर ABCD और कोई F बंदा आ सकता है E को छोड़ के, मतलब 4 बंदे जो पहले 5 गए उसमें से 4 फिर साथ में हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या एक रिपीट करें। तो आपसे ये बोल रहा है कि 25 किड्स है, उसमें से एक कोई भी किड ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ जो राउंड्स लगेंगे वो सभी के लिए आइडेंटिकल सेम लगेंगे। मतलब जैसे 25 किड्स है, उन सब के लिए जो नंबर ऑफ जो राउंड्स होंगे ना टोटल में, वो सबके लिए सेम होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचर जो है नंबर ऑफ राउंड किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से कितने ज्यादा लगा रही है राउंड, बस ये पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी मान लो बंदा, हमने एक स्टूडेंट ले लिया, क्या नाम लिया उसका, विनोद। कौन लिया, विनोद। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि टीचर के राउंड और विनोद के राउंड में कितना डिफरेंस है। मतलब जितने टीचर राउंड लगा रही हो, विनोद जितने राउंड लगा रहा है, ठीक है, उस गार्डन के, उसमें कितना डिफरेंस है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो टीचर 5 बच्चे जा रहे हैं एट अ टाइम, तो वो कितने राउंड लगाएगी टीचर, 25C5, क्योंकि 25 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और 1 राउंड लगाएगी वो टीचर। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो गए 25C5। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तो टोटल नंबर ऑफ टीचर के राउंड हो गए। इसमें से हम जो स्टूडेंट लिया था बी, दैट इज विनोद, उसका यदि माइनस कर दें हम टोटल में से, तो वो वाले केस आ जाएंगे कि जब टीचर उतने नंबर ऑफ राउंड्स एक्स्ट्रा लगाई है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? ठीक है, ये हो गया आपके टीचर के राउंड। इसमें से हम वो वाले केस माइनस कर दें कि एक पर्टिकुलर बंदा विनोद जो है वो टीचर, अच्छा टीचर तो हमेशा ही जा रही है ना, ये बात समझ में आ रहे हैं? मतलब टोटल 6 लोग जा रहे हैं राउंड पर, 5 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर। तो आपसे पूछा गया है कि टीचर के राउंड्स जो है कंपेयर टू कोई भी बच्चा कितने ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमने 25 में से 5 कोई भी बच्चे ले ली, तो लेने का तरीका 25 इतने ही राउंड होंगे टीचर के। इसमें से वो माइनस कर दिया कि एक पर्टिकुलर बंदा वो हमेशा जा रहा है। तो मान लो विनोद जो है, 5 में से एक बंदा जो है वो आपका विनोद हो गया, और हमें कितने लोग चाहिए, 4। तो वो 4 लोग कितने हो सकते भाई, एक बंदा विनोद 25 में से एक तो चला गया, बचे आप कितने बच्चे, 24। उनमें से कितने लेना है आपको, 4। तो ये जो होंगे नंबर ऑफ राउंड्स कितने किसके होंगे, विनोद के, ये हो गए टीचर के। तो टीचर माइनस विनोद इतने ज्यादा जो है टीचर राउंड लगाएगी कंपेयर टू एनी किड। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसने जो आंसर दे रखा है कुछ अलग टर्म में दे रखा है, 24C5। ओके, अच्छा, अब बाइनोमियल का हो गया। 25C5 को लिख सकते हैं 25/5, 24C4 माइनस 24C4। तो यहाँ से कॉमन आ गया 24C4, ये बचा 5 - 1 दैट इज 4। तो 4 × 24C4, इसे 24C5 में कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा हुआ 24 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल। इसको लिखा हमने 20 × 19 फैक्टोरियल, 4 ऊपर चल ही रहा है, इंटू 4 फैक्टोरियल। इस 20 को लिखा 5 × 4, 4 कैंसिल हो गया और 5 को लिया इसके साथ, तो ये हो गया 24 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 24C5। ठीक है, अच्छा, मोर देन 1 करेक्ट में ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो ये भी उसी में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो करने नहीं बैठोगे कि इसकी वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल, कैलकुलेशन वैसे तो नहीं करोगे, कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2m white identical coins and 2n red identical coins are arranged in a straight line with m plus identical coins are on each side of a central mark. The number of ways of arranging the identical coins so that the arrangements are symmetrical with respect to the central mark. Okay, 2m identical व्हाइट कॉइन से आइडेंटिकल और 2n रेड कॉइन से। ठीक है, इनको हमें अरेंज करना है और एक सेंट्रल मार्क दे रखा है, मतलब ये पोजीशन है, उस
इधर लेफ्ट में n प्लस एन पोजिशन है और इधर m प्लस एन पोजिशन, तो टोटल कितनी हो गई 2m प्लस 2n पोजिशन, और उतने कॉइन्स है हमारे पास। अब ये बोला गया है कि लेफ्ट और राइट में मतलब अरेंजमेंट जो है आइडेंटिकल दिखे, मतलब सेकंड पे रेड आ रहा है तो इधर भी सेकंड पे रेड आए, थर्ड पे व्हाइट आ रहा है तो थर्ड पे व्हाइट आए, या यहाँ रेड आ रहा है तो इधर भी रेड आए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप समझना, ध्यान से समझना क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, आइडेंटिकल कॉइन्स है तो इन 2m व्हाइट कॉइन में से m कॉइन्स इधर ले लिए इस साइड के लिए, बचे इधर चले गए। 2n रेड आइडेंटिकल कॉइन्स में से n कॉइन्स इधर के लिए ले लिए, बाकी बचे इधर चले गए। अब लेने का तरीका तो एक एक ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल कॉइन्स, डिफरेंट होते तो बात अलग होती, ठीक है। अब इन m प्लस n का इस साइड अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m आइडेंटिकल कॉइन्स एंड आइडेंटिकल कॉइन्स, और इस साइड का अरेंजमेंट 1 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? इस साइड का अरेंजमेंट 1 क्यों होगा? क्योंकि मान लो m प्लस n में, मान लो यहाँ पर पहले फर्स्ट में सारे रेड कॉइन आ गए, फिर व्हाइट कॉइन आ गए, ये सेंट्रल मार्क हो गया, तो ये हमारी मजबूरी है कि इधर हम सारे व्हाइट रखें, सारे फिर रेड रखें। अब कुछ बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रेड रेड, ये मान लो यहाँ पे कुछ रेड आ गए और इधर कुछ व्हाइट आ गए, फोर्थ पोजीशन पे इधर रेड आ गए मान लो। अब हम देखें तो हमारी मजबूरी है कि इधर से यदि पहला रेड है तो इधर भी हम रेड ही रखेंगे, दूसरा रेड है तो दूसरा रेड ही रखेंगे, तीसरा व्हाइट है तो व्हाइट रखेंगे, चौथा व्हाइट है तो व्हाइट, पांचवा रेड है तो रेड। तो इधर यदि आप अरेंजमेंट करते हो तो इधर राइट साइड में वो अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होगा, मतलब राइट साइड का अरेंजमेंट आपका होगा। या ऐसे समझो कि इधर अरेंजमेंट करते हो तो इधर का अरेंजमेंट अपने आप फिक्स हो गया, ठीक। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 8. Question number 8 क्या है? There are 10 seats in the first row of a theater, of which 4 are to be occupied. The number of ways of arranging 4 persons so that no 2 persons sit side by side. 4 are to be occupied. The number of ways. ठीक है। Total number of seats कितनी है? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 4 सीट सेलेक्ट करनी है और उस पर 4 लोगों को बैठाना है, आपसे ये बोला गया है। और लोग जो बैठे वो ऐसे बैठे कि कोई भी साइड बाय साइड ना हो, मतलब उनके बीच में कम से कम एक चेयर हो, ऐसे समझो। आगे बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चन है कुछ आगे, यदि आप 50 स्टेप्स पढ़ोगे उससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। यहाँ से भी हम आसानी से ही समझेंगे। मान लो सीट्स है 1 2 ऐसे कितनी सीट्स है आपके पास? 10 सीट्स है। हमने क्या किया, किसी को नंबर नहीं किया, हमने 10 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 7 सीट ले ली। टोटल कितनी है आपके पास? 10। 3 सीट्स अभी नंबरिंग नहीं की है ना, समझना, नंबरिंग नहीं की है, आपको अभी समझ में आएगा। 10 सीट्स ले ली जिसमें 10, मान लो ये नंबरिंग नहीं की तो सारी सीट्स आइडेंटिकल हो गई। 10 सीट्स को एक रो में बैठा दिया, सीट्स को बैठा रहे, आएगी बात समझ में। आपको याद हो एक स्टेशन वाला क्वेश्चन हमने किया है अभी कुछ समय पहले, वैसे ही ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी सीट्स है? 7 सीट्स। इसमें से आपको 4 सेलेक्ट करनी है, कोई भी 4 कर लो, आइडेंटिकल है, सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। मान लो ये 4 सीट हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। कितनी थी? 7। कितनी थी? 7 सीट थी। 1 2 तो 7 में से 4 पोजीशन तो अलग अलग है ना, 7 में से 4 सीट सेलेक्ट करने का तरीका 7 से 4। और हमने क्या किया, आपके पास कितनी स्टेशन है? 3। तो एक स्टेशन को इन दोनों के बीच में डाल दिया, एक को इन दोनों के स्टेशन में, सॉरी सीट को इन दोनों के बीच में डाल दिया, और एक को इन दोनों के बीच में डाल दिया। तो कभी भी ये और ये कंसेक्यूटिव सीट्स होगी क्या? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये तो डाल ही रहे हैं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये डाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये डाल रहे हैं, तो कभी भी वो कंसेक्यूटिव सीट्स नहीं हो सकती। और इसके बाद आप नंबरिंग कर दो तो S1 S2 S3 S4 S5 6 7 8 9 10, तो ऐसे सारे के सारे आपके परम्यूटेशन आ जाए, ठीक है। ये तो 4 सीट सेलेक्ट करने के तरीके होंगे, कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है। और 4 सीट सेलेक्ट कर ली तो टोटल नंबर पर्सन कितने? 4। तो 4 को 4 जगह बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ गया 7 6 5 डिवाइडेड बाय 4 3
2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 से 4 है ना, एक मिनट, ये 3 इंटू 2 होगा और ये बचेगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होगा, 28 इंटू 30, आंसर इज 840। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, आप ये फिक्टिशियस आगे पढ़ लोगे तब उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना जब फिक्टिशियस पढ़ लेंगे तब। और जो हमने स्टेशन वाला क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected, are arranged in a row on the shelf so that the dictionary is always in the middle, then the number of such arrangements is, okay, यहाँ पर क्या बोला है कि 6 में से 4 नॉवल चाहिए और एक डिक्शनरी चाहिए और उनको सेल्फ पे अरेंज भी करना है, और अरेंजमेंट कंडीशन दे रखी है कि मिडल में जो है वो क्या आनी चाहिए, डिक्शनरी। तो सबसे पहले तो 6 में से 4 नॉवल ले लो, तो लेने का तरीका डिफरेंट है, 4 64, और 3 डिक्शनरी डिफरेंट है, उसमें से एक डिक्शनरी ले लो, उनको लेने का तरीका ये। अब डिक्शनरी की पोजीशन फिक्स है, तो नॉवेल्स जो है इन 4 पोजीशन में से कहीं भी आ सकती है, तो उनका अरेंजमेंट सिंपली 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से, ये हो गया 6, 15 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, दैट इज इन हाउ मेनी वेज 4 स्क्वायर्स can be chosen on a chessboard such that all the squares lie in a diagonal line. Okay, ठीक है, चेस बोर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 8 एंड 9, ये चेस बोर्ड है। हाँ ठीक है भाई, चेस बोर्ड है ये आपका। ओके, अब उसने क्या बोला है आपसे कि आपको 4 स्क्वायर सेलेक्ट करना है इसमें, इस चेस बोर्ड से। ये नंबरिंग कर दो लाइंस की, 8 और इधर हो जाएगा ये 1, सॉरी ये 1 2 से लेके 8, सॉरी 9 तक जाएगा, ये भी 9 तक जाएगा। ठीक है, दे ऑल द स्क्वायर्स लाई ऑन द इन अ डायगोनल लाइन। ओके, ध्यान से सुनना, ठीक, कोई अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल लाइन में आना चाहिए हमें, 4 स्क्वायर ऐसे सेलेक्ट करना जो डायगोनल लाइन में है। ठीक है, तो एक तो आपको दिख रहा है ये वाला कि मेन डायगोनल लाइन ये वाली है, भाई ये डायगोनल है ना, तो थोड़ा डायग्राम में गैप थोड़ा कम ज्यादा हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है। ये डायगोनल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें आ रहे हैं। तो इसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स में से हम कोई भी 4 ले, आपको कोई दिक्कत होगी क्या, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं। तो इन 8 में से कोई भी आप 4 स्क्वायर्स ले लो, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सिमिलरली ये डायगोनल लाइन ली मैंने, हाँ यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 में से आप 4 स्क्वायर्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली इधर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, उसमें से 4 लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 आएंगे, उनमें से 4 लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 आएंगे, उनमें से 4 लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 आएंगे, उसमें से 4 लो, दिक्कत है। 3 में से 4 कैसे ले सकते हो, आगे बात समझ में। तो ऐसे ये 6 वाला हो गया, ये 5 वाला और ये 4 वाला, इधर आएंगे 1 2 3 और ये 2 और इधर 1 वाला, तो ये हमें ये तो नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, हमें तो ओवरऑल चेस बोर्ड में से चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, ये वाला केस
जस्ट ऊपर रिपीट हो जाएंगे। ये आपको 7 स्क्वायर्स मिलेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 2 1। तो यही वाली कहानी जो मेन डायगोनल है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे और ऊपर जो है केसेस आपको सेम मिलेंगे। तो क्या इसमें ये वाले की जो केसेस आए, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो मेन डायगोनल लाइन है इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। इसके अलावा जो नीचे वाले केसेस है, ऊपर वाले केसेस है, वो सेम आएंगे। तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को, तो ऊपर वाला भी आ गया। अब इस पूरे को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो गया क्या? बोले सर कैसे कर दिया ये? अरे भैया, जब मेन डायगोनल ऐसा लिया तो स्क्वायर का मेन डायगोनल है किधर भी तो आएगा। उसके लिए भी ये पूरी की पूरी कहानी सेम रिपीट करेंगे, क्योंकि इधर फिर 6 7 आएंगे, फिर 6 5 4 ऐसे ही होगा। फिर इधर भी वही, तो 2 टाइम्स करोगे, फिर ये ऐड किया तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसी को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया, जो भी है निकाल लेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, a 5-letter word is to be formed such that the letters appearing in the odd numbered positions 1 2 3 4 5 odd number है this and this, और तो ये आपकी हो गई इवन, ये क्या थी? ऑड। ठीक, letters appearing in the odd numbered positions are taken from the letters which appear without repetition in the word mathematics। अच्छा, मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। Further, the letters appearing in the even number position, okay, are taken from the letters which appear with repetition in the same word mathematics. The number of ways in which the 5-letter word can be formed is, okay, ठीक है। मैथमेटिक्स में टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, जिसमें ए मुझे दिख रहा है 2 बार, ए दिख रहा है 2 बार, एम हो गया, ए हो गया 2 बार, टी भी दिख रहा है 2 बार, एच एक ही बार दिख रहा है, ई एक ही बार दिख रहा है, एम आपका हो गया है, आई एक ही बार दिख रहा है, सी एक बार और एस भी एक बार। तो ये हो गया आपके 6 + 5 11। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ऑड पोजीशन पे वो वाले लेटर्स आएंगे जो विदाउट रिपीटेशन है, और इवन प्लेसेस पे वाले लेटर्स आएंगे जो विथ रिपीटेशन है। सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई आपको कितने ऑड लेटर चाहिए? 3 चाहिए भाई, 5 लेटर का बनाना है ना उसने बोला है, तो 3 लेटर चाहिए। और 3 लेटर कहाँ से आएंगे? जो रिपीट नहीं कर रहे, मतलब ये सेट से। तो यहाँ पे कितने हैं? 5। तो 5 में से आप 3 कोई भी डिजिट ले लो, सॉरी कोई भी लेटर्स ले लो, 5 ही है ना। हाँ, अब इनका अरेंजमेंट मतलब 3 लेटर ले लिए, उनको 3 जगह बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल इनटू ये तो आपने ऑड वाली प्लेसेस फिल कर दी। अब कौन सी प्लेसेस फिल करना है? इवन वाली। अब इवन वाली प्लेसेस कहाँ से आएगी? ये जो लेटर्स जो रिपीट कर रहे हैं। तो अब जो दोनों लेटर्स आपको चाहिए वो दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों बोथ सेम एंड बोथ डिफरेंट 2 केसेस बनाएंगे। तो दोनों यदि सेम चाहिए तो इस सेट और ये हुए 3 सेट में से कोई सा भी एक सेट ले लो, उनका अरेंजमेंट एक ही होगा। भाई दोनों एम ले लो, दोनों ए ले लो, दोनों टी ले लो, अरेंजमेंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो 3 में से कोई भी आप ले लो। दोनों डिफरेंट चाहिए तो भाई एक एम, एक ए और एक टी तो ले ही सकता हूँ। तो 3 में से एक ले लो, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, दोनों अलग अलग है। तो टोटल नंबर केसेस आ गए ये हो गया 60 इंटू 3 प्लस नहीं, ये कितना है 3, और ये हो गया आपका 6 + 3, क्या हो रहा है भाई? ये 3 हो गए। यहाँ कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, 3, हाँ ये 3C2 होना चाहिए ना। 3 में से कोई भी डिफरेंट ले लिए, उनका अरेंजमेंट ये। तो 60 इंटू, और ये कितना हो गया? 6 + 3 9। तो ये आपका आ गया हाँ 540। सो ये आंसर इज 540। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि आपको लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं 6 जिनकी लेंथ 2 3 4 5 6 एंड 7 है। 6 लाइन सेगमेंट्स है जिनकी लेंथ दे रखी है। आपको बताना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो 6 लाइन सेगमेंट है, हम 6 में से कोई भी 3 ले ले तो क्या हमारा काम हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉसिबल पेयर ऐसे हो सकते हैं, कुछ ट्रिपलेट ऐसे हो सकते हैं कि दो का सम तीसरे से कम हो जाए, तो वो वाले केस हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो सकता है, मैंने 2 और 3 लिया तो इनका सम कितना है 5। अब मैं तीसरी साइड 5 ले तो दो का सम 5 है, मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये एक कोलिनियर मतलब तीनों जो है, जैसे एक की लेंथ 2 है, एक की लेंथ 3 है, तो टोटल वो 5 हो गए। तो ये ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 लिया तो 5 नहीं चलेगा। 2 3 का सम कितना है 5 था, तो 6 लूंगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से कम है। ऐसे 7 लेंगे तो टोटल कितने केसेस हो गए? 3 ऐसे ट्रायंगल नहीं मिलेंगे। ऐसे ही 2 और 4 ले तो सम कितना हो गया 6, तो इधर 6 और 7 लेता हूँ, मतलब दो केसेस, तो ये दो ट्रायंगल नहीं बनेंगे। फिर मैंने लिया 2 और 5 और तीसरी साइड 7 ले लूंगा तो बराबर आ गया, तो ये भी नहीं मिलेगा। एक केस ये हो गया। और फिर मैंने लिया 3 और 4 तो सब 7 हो गया, तो एक केस और अब नहीं मिलेगा, यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि दो का सम तीसरे के बराबर है। अब मैंने लिया 3 5 तो 8, तो सभी से ज्यादा है। 3 6 3 7 जाने की जरूरत नहीं। 4 5 सम 9 आ गया। अब कुछ लोग सोचेंगे 4 2, अरे 4 2 तो भाई यहाँ आ गया ना, तो आपको टोटल कितने केस माइनस करना है? ये 7 केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 63 माइनस 7। यहाँ बाइजेक्शन लगाया, टोटल माइनस ट्रायंगल नहा बने वो वाले केसेस निकालना आसान था, इसलिए हमने ये किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो। 13 में है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n1 and n2 can be arranged in a row so that up to any point in the row number of 1 is more than or equal to number of 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसने क्या बोला है, जो 1 है n वो n टाइम्स है और 2 जो है वो भी n टाइम्स है, ठीक है। अब किसी रो में इनको अरेंज करना है, तो जैसे मैं समझना ध्यान से सुनना वही है ना। जैसे मैं हाँ मान लो, ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि n हमने 3 ले लिया, समझना ध्यान से। n हमने क्या ले लिया 3, मतलब 3 1 है और 3 2 है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हम यहां से देखें, जैसे यहां तक गए हम, तो आपको नंबर ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ 2, ये बोला गया। तो जैसे जो वेल आउट वाले प्रॉब्लम होते हैं कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, कैंडिडेट ए का जो वोटिंग है वो बी से बराबर हो या ज्यादा हो, इसी टाइप के वो प्रॉब्लम है। मतलब किसी भी, जैसे मान लो इलेक्शन, एक पेटी खुली दूसरी पेटी खुली, तो हर एक समय हर एक स्टेप पे या हर एक पॉइंट पे ए जो है कैंडिडेट ए बी से आगे हो या बराबर चले, तो इस टाइप का ही प्रॉब्लम जो है ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, यही प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में क्या है कि किसी भी इंस्टेंस में ऐसे समझो कि नंबर ऑफ 1 शुड बी मोर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2, ये बोला है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपको एक तो ये केस हो गया, 3 आपके पास, मतलब ये केस क्या ले लिया कि 3 1 है, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 3 3 है। तो ये वाला क्या फेवरेबल केस है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहां देखते हो आप तो नंबर ऑफ यहां तक एक कितनी बार है 2 बार है और 2 कितनी बार है 0 टाइम्स। तो ये वाला केस कहीं भी आप देख लो, एक जो आएगा 3 के एक जो नंबर ऑफ 1 जो आएंगे वो 2 नंबर ऑफ 2 के बराबर होंगे या फिर ज्यादा होगा किसी भी इंस्टेंस। यहाँ देखो 3 एक कितनी बार है 3 और 2 0 बार। यहाँ देख लो तो एक 3 बार है इससे पहले और 2 2 बार है। यहाँ पर एक 3 बार है 2 3 बार है, तो बराबर हुआ ना, तो हर एक केस
बात समझ में आ गई? मतलब आपको हर जगह देखना पड़ेगा। और एक जो एक है वो 3 बार यूज करना है और 2 भी 3 बार यूज करना है। और क्या हो सकता है भाई? 1 2 3 4 5। यदि हम केसेस बनाए इसमें, ध्यान से सुनना, केसेस बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना, तो हम कुछ केसेस बना के इसको छोड़ देंगे। मान लो 1 1 लिया, 2 यहाँ लिया, तो यहाँ तक 1 कितनी बार है? 2 बार, और 2 1 बार। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर मैंने चलो 1 ले लिया, फिर 2 2, क्या ये भी दौड़ेगा क्या? बिल्कुल दौड़ेगा। और क्या हो सकता है? क्या ये चलेगा क्या? तो बिल्कुल, या इस पोजीशन पे 1 2 बार है, और 2 2 बार है, चलेगा। आगे 3 1 बार, 1 3 बार, 2 2 बार, चलेगा। ऐसे ही हम आगे देखें तो और क्या हो सकता है? 1 1 या 1 2 कर ले। अच्छा, यहाँ पर अभी भी हम ऐसा करें तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले तो ठीक है, बट यहाँ पर एक जो 2 बार है, बट 2 3 बार है, तो वो गड़बड़ कर देगा। तो ये वाला केस नहीं चलेगा। तो क्या चल सकता है फिर? 2 यहाँ ले लूँ मैं, 1 यहाँ ले लूँ, 1 यहाँ ले लूँ, 2 यहाँ ले लूँ, 2 यहाँ, तो चलेगा। 1 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 2 यहाँ ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 और 2 को तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो टोटल ये 5 केसेस, इसके अलावा और कोई केसेस 2 को मैं पहले लेऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सब जगह देखो 2 जो है यहाँ पर आ रहा है। आगे बात समझ, अब प्रॉब्लम को समझना, ठीक है? तो ये तो हमने केस ले लिया कि ऐसे आपके पास पूछा जाए, यदि n में 3 ले लूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 5 होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो समझना क्या है, काउंट कर लो भाई, टोटल कितने केस बन रहे हैं। अब इसमें देखो हर जगह जो नंबर ऑफ 1 है और वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ 2। किसी भी केस में किसी भी जगह देख लो आप, हर जगह ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक ग्रिड बनाओगे। ग्रिड क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। ये वर्टिकल लाइन डिनोट करेगी, चलो अभी उसको छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई। इधर 1 2 3 ऐसे कितने हैं? ये जो बता रहा है नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 1, ठीक है? और ये जो बताएगा वो क्या बताएगा? 2। बात समझ में आ रही? 1 2 3 ऐसे n। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो चल रहा है? ये नहीं आ रहा है क्या भाई? आ जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इधर ये जो है, मतलब ये जो लाइन है ये बता रहा है, जैसे ये 1 है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, थर्ड फोर्थ, ये nth लाइन है, मतलब ऐसी n वर्टिकल लाइन है और n हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो बता रहा है वो नंबर ऑफ 1 बता रहा है इधर, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, 5 1 है, ठीक है? जैसे यहाँ पहुंच गए तो क्या होगा? 5 1 हुए, और इधर कैसे चले, ऊपर कैसे चले? 1 2 3 4, तो 4 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो आप ध्यान से सुनना, मैं जो मेन डायगोनल है n क्रॉस n है, स्क्वायर बनेगा पूरा, जो है स्क्वायर चेस बोर्ड टाइप बनेगा। तो जो मेन डायगोनल है उसको हम देखें, मेन डायगोनल कुछ ऐसा जाएगा। ये मेन डायगोनल है ना, मतलब ये जो है पॉइंट आपका, इट शुड बी हियर। ओके, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अब उसको ग्रिड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, हमें यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है, ठीक है? और जितनी भी कहानियां हमने बोली गई है वो इसमें हम कवर कर सकते हैं। कैसे? कि यहां से यहां तक वो पहुंचे, और कैसे पहुंचे कि वो ये जो मेन डायगोनल लाइन है इसको छू के जाए, या फिर इससे नीचे से चला जाए, तो हमारे सारे केस कवर हो जाएंगे। क्या बोलो भाई, क्या बात समझ में आएगी? मतलब जैसे कोई भी इंस्टेंस ले लो, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। इस केस में नंबर ऑफ 1 कितने होंगे, और नंबर ऑफ 2, जो नंबर ऑफ 1 कितने हैं भाई इधर? 5, और नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 3। तो यहां से यदि पास होता है तो हमेशा नंबर ऑफ 1 ज्यादा होंगे। क्या मतलब? मेन डायगोनल से नीचे की बात कर रहा हूं मैं। तो कहीं से भी ये जाएगा तो नंबर ऑफ 1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2। और यदि वो मेन डायगोनल पहुंच गया तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ 1 कितने होंगे? 4, और इधर नंबर ऑफ 2 भी कितने होंगे? 4। तो डायगोनल को छू भी लेगा तो उस समय नंबर ऑफ 1 एंड नंबर ऑफ 2 वो इक्वल हो जाएगा, तो वो भी चलेगा। तो
कहने का मतलब ये है कि उसको यहां से यहां तक जाना है तो वो कभी भी मेन डायगोनल के ऊपर नहीं जाएगा। आपको वो सारे केसेस मिल जाएंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने का तरीका, तो वो तो उसको यहां से यहां तक कवर कितने कवर करना है भाई। यहां से यहां तक जाने के लिए एक ग्रिड प्रॉब्लम में हमने देखा था 2n cn, 2n टोटल पाथ है जिसमें से n हॉरिजॉन्टल लेना n वर्टिकल, तो 2n में से हमने n हॉरिजॉन्टल पाथ ले लिए 2n cn। या नहीं, ग्रिड प्रॉब्लम यदि नहीं भी आप अभी पढ़ा है तो आप इसको ऐसे समझो कि टोटल ये सारे पाथ जो है आइडेंटिकल ले लिया हमने, 2n पाथ है टोटल, उसमें से n पाथ आपको सेलेक्ट करना है, जैसे n हॉरिजॉन्टल पाथ ले लिया उसमें, ठीक है, n हॉरिजॉन्टल पाथ ले लिए। तो बच्चे कितने भी पाथ, n पाथ, वो n वर्टिकल ले लेगा तो n का तरीका तो 1 ही होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन क्या थी भाई, ग्रिड वाला प्रॉब्लम नहीं भी किया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इसको ऐसे समझो कि यहां से यहां पहुंचना है, जिसमें वो यहां तक कैसे पहुंचेगा कि इतने n हॉरिजॉन्टल पाथ कैसे भी जाए, मान लो यहां से चला, फिर यहां 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 चला, ऐसे चलते चलते फिर ऐसे चल गया। तो आप कहीं भी देख लो वो जो नंबर ऑफ पाथ चलेगा हॉरिजॉन्टल में वो n ही चलेगा, मतलब उसको पीछा नहीं धकेल दिया, मतलब ऐसे जाके ऐसा ऐसे में समझना कि सर ऐसे गया फिर वापस चला गया, भाई ऐसे नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ को सारे को आइडेंटिकल लिया है, तो 2n में से n आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लो, बच्चों n में से n वर्टिकल ले लो, तो एक ही तरीका होगा। तो टोटल तो आ गया 2n cn। अब हमें क्या निकालना था, हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि बंदा जो भी जाएगा इसके अंदर से चले जाए या फिर इसको छू के चले जाए, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो वो एक आता है कैटेलन नंबर। कैटेलन नंबर क्या है, ये बेसिकली आप ऐसे देखो कि कुछ प्रोसेस, जैसे मैंने अभी 3 का एग्जांपल लिया, 4 का ले, 5 का एग्जांपल ले, तो हमें एक फैक्टर मिलता है, एक कैटेलन नंबर मिलता है या एक फैक्टर एक नंबर मिलता है, जिससे यदि आप डिवाइड करते हो तो वो वाले केस आ जाएंगे जब बंदा यहां से यहां तक चला और अंदर से निकल गया, मतलब इस लाइन के नीचे से निकल गया, या इस लाइन को छू के निकल गया, मतलब ऊपर नहीं गया, बस इस लाइन तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो वो जो नंबर है वो कैटेलन नंबर है आपका n+1। इस नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ जो हमें केसेस चाहिए, रिक्वायर्ड केसेस, वो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे आया, अब इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। मैंने ये वाला केस लिया था, है ना, n मैंने 3 लिया, n3 लिया, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने आ जाएंगे भाई, n3 लिया तो आप समझो 1 2 और ये 3 ज्यादा हो गए, है ना, ये केसेस लिए, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो टोटल कितने केसेस से पहुंच सकता है वो, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा ये हो गया, और क्या हो सकता है कि अच्छा एन हमें 2 केस, अच्छा एन जो है हमने यहाँ पर एक मिनट एन हमने यहीं से यहाँ से काउंट कर लिया है ना, 3 लेना है ना, इसको आप ऐसे लो, एक, हाँ, अच्छा एन जो है नंबर ऑफ पाथ्स है ना, तो यहाँ पर इसको 1,1 से ना स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3, ऐसे ही n+1th लाइन है ना, मतलब ये जो पाथ है, ये एक हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितने पाथ होंगे, ये n-1 पाथ होंगे, और सॉरी n पाथ होंगे, क्योंकि लाइंस कितनी हुई n+1 लाइन, तो ये पाथ कितने हुए, n पाथ हुए। ऐसे ये भी 0 से स्टार्ट होगा तो 1 2, ठीक है, ये n+1 लाइन हो गए, तो पाथ कितने हुए 1 2, ऐसे ये n पाथ हुए, ठीक है, nth पाथ ही है। तो इसमें देखो कितने तरीके से जाएगा, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये मेन डायगोनल लाइन हो गई, ठीक है। अब वो कितने तरीके से यहाँ से यहाँ तक जा सकता है कि डायगोनल लाइन को
क्रॉस ना करे। अच्छा, डायगोनल लाइन को क्यों क्रॉस नहीं करा रहे, समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप देखो, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नंबर ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी केस में वो यहां से यहां तक जाए, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये जो है कितने 1 है, 3, और 2 कितने हैं, 1, तो 4, यदि 4 नंबर तक मैं देखूं तो 1 जो है हमेशा ज्यादा आएंगे 2 से, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो यहां से उसको यहां तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंच सकता है? एक तो ये तरीका हो गया, सीधा यहां से इधर चले और ये पहुंच जाए। दो, एक तरीका ये हो गया, और क्या हो सकता है? ये ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे, दूसरा तरीका, या फिर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ये तीसरा तरीका, या फिर ऐसे जाए, यहां से ऐसे चले जाए, फिर ऐसे, चौथा तरीका, ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये पांचवा तरीका। तो इन सभी में कभी ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, हमेशा नीचे है, या फिर डायगोनल लाइन को छू के जा रहा है। डायगोनल लाइन पे आने का मतलब ये है कि 1 जो है, मतलब आप ये समझो कि ये लिया हमने 1 2 3, इधर लिया 1 2 3, मतलब जो पाथ है हम वो NH पाथ होना चाहिए, जो पाथ है वो NH पाथ होना चाहिए, इधर भी N, इधर भी N पाथ। ठीक है, तो सारे केस इसी में आ जाएंगे, जैसे 1 2 2 2 वाला। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहां तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ, यहां तक क्या हुआ कि एक 1 है, एक 2 है, मतलब दो पाथ में एक 1 है, पहले 1 चला, फिर 2 की तरफ चला, तो वो ये वाला केस आ गया क्या? ये वाला केस। अब इसके बाद वो सीधा भी जा रहा है, मतलब फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 2 आया, तो ये नंबर आ गया क्या? यहां से सुनो आप, यहां से चला, फिर यहां ऐसे चला, तो ये वाला पाथ आ गया, यहां से चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, यहां, तो ये वाला केस आ गया कैसे? वो फिर 1 1, फिर 2 2, तो ये वाला केस हो गया वो। बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप ये टोटल कितने केस बन रहे थे भाई? मतलब टोटल 3 और 3 6, 6 में से हमें 3 लेना था, तो ये आपके केस टोटल 20 बन रहे थे, है ना? बट हमें वो वाले केस चाहिए कि वो इसके ऊपर ना जाए, इससे इसको छुए, और या इससे नीचे से जाए, तो हम इसको, इस पूरे को n+1 दैट इज 4 फैक्टर से यदि डिवाइड, n+1 तो 3+1 4 से यदि डिवाइड करें, तो यही आपके नंबर ऑफ वेज हो गए। यदि आप 4 लो, मान लो n4 ले लो, तो उस समय 5 से आप डिवाइड करो तो आपको टोटल नंबर रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे। 5 लोगे तो n, मतलब n आप ले लो तो उसमें n+1 से आप डिवाइड कर दो, तो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। यही आपका कैटेलन नंबर है। तो आप तो इसको याद रखो, डेरिवेशन के लिए हायर मैथमेटिक्स की जरूरत है ना? तो उसमें हम जा नहीं रहे। ठीक है, यदि आपको समझना भी है तो आप तो एक दो एग्जाम्पल लेके समझ लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। और जैसे बेल आउट वाले प्रॉब्लम होते हैं, कैंडिडेट ए जो है बी के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो उसमें भी यही कंसेप्ट लगाया जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। 14 में क्या बोला है देखो, 14 बोला है नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म x x y y विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके, x x y y, मतलब x और y क्या है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिजिट से मतलब 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट है। तो x जो है आपका 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, x 0 भी लेके तो कोई दिक्कत नहीं है ना? उसने ये नहीं बोला कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, चल जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? y प्लस 10y प्लस 100x प्लस 1000x, ये नंबर बन रहा है। और ये नंबर किसके बराबर आ गया? 11y प्लस 1100x एंड इट इज इक्वल टू 11 टाइम्स y प्लस 100x। ठीक है, तो ये जो नंबर बोला है इसको हमने बोल दिया n, n को हमने ऐसे लिखा, ये n हो गया। अब n जो है वो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो n जो है यहाँ पर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ 11 आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जो है आपका 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां से आ गया, या ये इसको ऐसे बोला कि n जो है वो आपका किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो y प्लस 100x क्या आ गया? n स्क्वायर बाय 11। बोलो, किसी
नंबर का स्क्वायर बोला है ना, और n जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल आप रखते जाओ यहाँ पर। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है, कुछ क्या हो रहा है? n यदि 11 का मल्टीपल है तो 11 इंटू 1 कितना हो गया भाई? तो 11 आएगा। 2 रखा तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 11, तो 4 इंटू 11 44। अच्छा जीरो भी ले सकते हैं, जीरो लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीरो यदि हमने लिया तो नंबर जो है आपका जीरो यदि हम ले लें तो नंबर जो बनेगा वो आपका 0000 बनेगा। तो वो तो आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ उसने बोला नहीं है यार। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म दिस विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ अच्छा नेचुरल नंबर बोला तो है, नेचुरल नंबर बोला है तो 00 नहीं हो सकता। एक्स और वाई यदि जीरो हो गया तो नंबर आपका जीरो हो गया, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना है, ये तो होल नंबर का स्क्वायर हो गया, तो जीरो वाला केस नहीं होगा। ठीक है, तो 11 इंटू 1 तो वो आ गया 11, 11 इंटू 2 एंड यदि 11 इंटू 2 हुआ तो वो हो गया 44, 11 इंटू 3 तो 9 इंटू ये तो 99, 4 16 इंटू मतलब 4 इंटू 11 हुआ नंबर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 11 तो ये हो गया 6। ठीक है, समझते जाना भाई। 6 और 167 यार कितना हो गया ये 6 176, फिर 25 इंटू 11 तो 55 275। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ हमने देख लिया कि जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए यदि परफेक्ट स्क्वायर भी है तो उस नंबर को हमने ले लिया ही नहीं स्क्वायर, तो वो 11 का मल्टीपल होगा तभी तो काम चलेगा। फिर लिया हमने 6 तो 36 इंटू 11 तो ये हो गया 6 और 3 396, 7 49 इंटू 11 तो 9 53। ऐसे करना पड़ेगा भाई। 64 इंटू 11 तो ये हो गया आपका। अच्छा ये जो वैल्यू है इसको पहले एक बार रेंज देख लेते हैं इसकी। ये जो है 0 से लेके मान लो 9 और ये y, अच्छा x और y डिजिट्स है तो x मैक्सिमम हो सकता है 9, तो 900 प्लस 9 तो 900 तो 909 तक हो सकता है ये आपका y प्लस 10x 100x। हाँ 909 तक हो सकता है, हमें वही तक नंबर लेना है। तो ये हो गया 4 6 और 704 81 इंटू 11 तो लिया तो 1 और 891, फिर 10 लिया तो 10 का स्क्वायर तो ये हो गया 11। ठीक है, तो हमें इससे बाहर तो जाना है, 909 से बाहर जाना ही नहीं है, इसको तो आप छोड़ दो 90, क्योंकि भाई एक्स और वाई डिजिट्स है ना, आप समझो इससे बाहर हो सकता है क्या? एक्स 9 हो जाए और वाई 9 हो जाए तभी मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम 0 ले लिया हमने। ठीक है, अब 11 चाहिए, ध्यान से सुनना। 100x है तो हमने कहाँ तक केस लिया, यहाँ तक ही समझ में आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनिएगा। x यदि आपका 0 हुआ तो y सिंगल डिजिट हो गया, तो सिंगल डिजिट तो कहीं है नहीं, और x जैसे मैंने 1 लिया तो ये 100 के पार हो गया, 100 के पार। अब y उसमें एक डिजिट यूज आप ऐड कर रहे हो 9 तक, तो वो ये जो रेंज हो जाएगी यदि x 1 लिया तो वो हो जाएगा 100 से 109, तो ये नंबर तो नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट भाई, यहाँ तो 0 रखेंगे तभी ये पॉसिबल है, तो y 9 तक जा रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल, ऐसे सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं, 176 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100 से 109 है। यदि 2 की लाइन में देखें तो x 2 रखा तो 200 से 209 ये भी नहीं है, 300 से 309 ये भी नहीं है, 400 500 से 509 ये भी नहीं होगा, और 600 से 609 वो कैसी नहीं है, 700 से 709 ये पॉसिबल, 800 से 809 ये केस भी पॉसिबल। तो एक ही केस पॉसिबल है आपका जब y प्लस 100x कितना हो जाए 704, so where x is 7 and y is 4, so only number is 7744, so this is only number is according to the condition जो दे रखी है जो किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बात समझ में भाई? ठीक है, वो नंबर कौन सा था, नंबर पूछे तो ये हमारा इस केस में आया था 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था 14। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट इज
15 और 15 क्वेश्चन है लेट x 1 2 3 up till 10 10 एलिमेंट इस सेट में फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स a comma b such that a is subset of x, b is subset of x and a not equal to b and a intersection b is 5 7 and 8. ओके क्या बोला गया है, एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, a जो है x का सबसेट है, मतलब a में जो भी एलिमेंट आएंगे x से आएंगे, b में जो भी आएंगे वो भी x से आएंगे, और a और b इक्वल नहीं हो सकता, a और b इक्वल सेट नहीं हो सकता, और a इंटरसेक्शन b इज 5 7 8. तो ध्यान से सुनना भाई, हमने क्या किया, a और b में 5 7 एलिमेंट तो चाहिए, तो a और b की हम बात करें तो इनको 5 7 और 8 5 7 और 8 a को भी दे दिए b को भी दे दिए, तो a के पास अभी एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल है, 5 7 8, इसके पास भी 5 7 8. ठीक है, अब इसके बाद जो एलिमेंट आपके पास बचते हैं 1 2 4 6 एंड 9, 1 2 3 भी बचेगा 3, और क्या बच रहा है 6 7 8 1 2 3 4, और कोई बच रहा है क्या, हाँ 10 भी है ना, 10 भी, तो ये 7 एलिमेंट बच रहे हैं. ठीक है, अब इन 7 एलिमेंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितने a और b से केस बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोला है उसने, तो a कॉमा b बताना है हमें, तो जितने a और b निकाल ले, हमें काम हो जाएगा हमारा. ध्यान से सुनना, अब इसमें से मैंने एलिमेंट 1 लिया, 1 को बोला भाई तुम a के पास चले जाओ या b के पास चले जाओ या दोनों में ना जाओ, 1 को बोला a के पास चले जाओ या b के पास चले जाओ या दोनों में ना जाओ. सिमिलरली 2 को भी बोला कि a के पास चले जाओ या फिर b के पास या फिर किसी में मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों में चला जाए, ध्यान रखना. तो 3 ऑप्शन है, किसी भी एलिमेंट के पास, इसमें चले जाएगा, इसमें चले जाएगा या फिर इसमें चले जाएगा. तो कितने एलिमेंट है आपके पास, 7, तो 3 पावर 7 हो गया. बट इसमें क्या होगा कि कुछ एक केस ऐसा आएगा कि सारे के सारे एलिमेंट दोनों में ना गए, दोनों में चले गए, तो उस समय सेट ए ये बनेगा और सेट बी ये बनेगा, तो उस समय ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. तो इसमें से एक केस आप वो माइनस कर दो, बाकी सब केसेस में सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि ए में एलिमेंट 5 7 5 7 8 तो अवेलेबल है, बाकी के 7 एलिमेंट आए या फिर ना आए सेट तो बनेगा ना, इसका सबसेट होगा एक्स का. बी भी यही केस है, और उसमें कभी भी बराबर नहीं होगा एक्सेप्ट वो वाला केस कि सारे के सारे एलिमेंट ये इनमें चले जाए, मतलब किसी में ना जाए. बात समझ में आ गई. जैसे मैं 1 की बात कर रहा था कि इसमें चले जाए, इसमें या फिर इसमें, मान लो इसमें चला गया वो, तो 1 मान लो यहाँ आ गया. अब 2 इसमें चले जाएगा, तब भी वो अलग ही सेट बना ना, इंटरसेक्शन तो 5 7 8 है, क्योंकि वो एलिमेंट तो हम दोनों को दे दिए. अब मान लो 3 इसके पास चले जाए, देखो इंटरसेक्शन तो वही है, क्योंकि 1 अब एक में चला गया तो दूसरे में नहीं जाएगा, मतलब एक एलिमेंट किसी एक में चला गया तो दूसरे में कभी नहीं जाएगा, तो बाकी केस अपने आप आ गए. ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 पावर 7 कैसा है कि हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो ए में जाए या बी में जाए या फिर किसी में ना जाए. ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट के लिए थर्ड, पर इनमें सब में सभी में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो बॉक्स में, मतलब किसी में नहीं गए, तो फिर ए और बी में एलिमेंट ये बचे तो सेट इक्वल हो गया. तो वो वाला केस हमने माइनस कर दिया. जब सारे के सारे इधर चले गए तो कितना केस बनेगा, एक ही बनेगा. तो ये टोटल नंबर आपके पास. बोलो आगे बात समझ.